हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि जो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस किया जाएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको वीडियो समझ आ जाती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट्स को ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो ये स्टेटमेंट हैं, इन स्टेटमेंट में वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू और नॉट, ठीक है। सो समझ लीजिए आपकी वर्क होता कहाँ है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, वर्क का फॉर्मूला होता है W = F × यस, फिर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एफ क्या है? फोर्स है। मीन्स कि जब कोई फोर्स एक्ट करे और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो तब आप कह सकते हैं कि वर्क इज डन, अदरवाइज आप बोलेंगे वर्क डन इज 0, ओके। और सेकंड केस है आपका, सेकंड केस आपको कहता है कि वर्क डन कब 0 हो सकता है? जब कोई फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जब दोनों का फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। बिकॉज फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ गिवन एंगल W = Fs cos थीटा। व्हेन theta is 90 degree, then the value of cos 90 is equal to 0, so work done will be 0। तो दो केस होते हैं, when displacement is 0 then work done is 0, when angle is 0 then work done is 0। तो ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, उनके बेस पे ही आपको ये सारे आंसर्स अब आपको आसानी से करने हैं। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो जब आपने पता है कि कोई भी पॉन्ड में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो वाटर को लिफ्ट कर रही है, ठीक है। वाटर का डायरेक्शन और उसके मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट है, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे तो सुमा जब स्विम कर रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच रही है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। वो एक फोर्स अप्लाई कर रही है अपने हैंड से, ठीक है, तभी वो आगे बढ़ पा रही है। इसका मतलब वो फोर्स भी अप्लाई कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर वर्क डन हुआ, ओके। डंकीज कैरेंगे लोड ऑन इट्स बैक, यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बिकॉज जो डंकी है वो वर्क लोड तो कैरी कर रहा है, ठीक है। उसने जो रखा है ये लोड, उसको अपने कहाँ पर रखा है? बैक पर रखा है। तो ये जो है फोर्स तो उसने अप्लाई किया अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो उसके मूव करने का है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। तो अब वेल से वाटर को लिफ्ट करना, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। वाटर पहले यहाँ वेल में था नीचे, अब वाटर डिस्प्लेस होकर ऊपर आ गया, ठीक है। विंड मिल उसको रोटेट करा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क और फोर्स हुआ अप्लाई। दैट मीन्स यहाँ पर भी वर्क डन हुआ। A green plant is carrying out photosynthesis, then you know photosynthesis is a chemical reaction, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ब्रेक डाउन होता है हार्डर सब्सटेंस का सिंपलर में, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर वर्क डन 0 हो जाता है। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। अब ट्रेन को कोई इंजन पुल कर रहा है तो ट्रेन तो मूव कर रही है ना भाई, डिस्प्लेस हो रहा है ट्रेन। दैट मीन्स यहाँ पर भी आप कह सकते हैं वर्क डन हुआ। फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब कोई भी फूड ग्रेन है, अनाज है, वो रखा हुआ है, उसमें सनलाइट पड़ती है तो वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर वर्क डन हुआ नहीं हुआ, तब आप यहाँ पर भी बोलेंगे नो वर्क डन या वर्क डन इज इक्वल टू 0। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर सेल बोट है, हवा चल रही है, विंड चल रहा है, सेल बोट डिस्प्लेस हो रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट मीन्स यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा है।
तो ये तो हो गया नॉर्मली लैंग्वेज में कि मैंने आपको समझा दिया। अब आपने लिखना कैसे है तो ये आपको नोट कर लेना है कि सारे ऑप्शंस हैं ये आपके। वर्क इज़ डन व्हेन द गिवन टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्टली अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, एक फोर्स एक्ट करे बॉडी पर। दूसरा देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ आपको? मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर नेसेसरी फॉर द डूइंग अ वर्क। नाउ क्वेश्चन 1 था सोमा इज स्विमिंग, देन क्वेश्चन था आपसे कि क्या यहाँ वर्क डन हो रहा है। देन आपको क्या लिखना है? वाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइज अ फोर्स टू पुश द वाटर बैकवर्ड, देयरफॉर सुमा स्विम्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन caused by forward reaction of water. Here the force cause a displacement, hence work is done by Suma while swimming. ठीक है, सो ये सीमा नहीं होगा, सोमा होगा, क्योंकि नाम में ही सोमा दिया है तो आपको सोमा ही करना है। क्वेश्चन बी था वाइल कैरिंग अ लोड द डंकी हैज़ टू अप्लाई अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये डंकी है, डंकी के ऊपर ये लोड रखा हुआ है मान लो अगर, ठीक है, तो जब ये जो लोड है ये कैसा है, फोर्स ये किस अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सिंस डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एंड वर्क डन इज 0। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन सी है अ विंड मिल वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट वाटर। ठीक है, क्योंकि जो लिफ्ट वाटर कर रहा है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एक ग्रेविटी है जो कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ से, ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहा है ना, क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, बट यहाँ पर बोला गया वाटर को लिफ्ट करना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की ये अगेंस्ट काम कर रहा है। हेंस वर्क इज डन बाय द विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द बेल। क्वेश्चन डी था इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट देयरफॉर द वर्क डन इज 0। क्वेश्चन था आपका फोटोसिंथेसिस का, तो वहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होता है। क्वेश्चन ई था कि ट्रेन कोई इंजन है, ट्रेन को पुल कर रही है, तो क्या वहाँ पर वर्क डन हो रहा है। सो यस, एन इंजन अप्लाइज फोर्स टू द पुल टू पुल द ट्रेन, this allows the train to move in the direction of the force, therefore there is a displacement in the train in the same direction, hence work is done by engine on the train। ठीक है, तो इंजन क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है ट्रेन को अपनी ओर खींचने के लिए, ठीक है, जिससे ट्रेन को अलाउ किया जाता है ताकि वो उस डायरेक्शन में मूव कर सके। सो यहाँ पर ट्रेन के द्वारा एक डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जिससे आप कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। क्वेश्चन एफ था फूड ग्रेन डू नॉट मूव इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। फूड ग्रेन तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है ना, वो तो अपनी ही जगह पर हो रहा है, बस वो बेड से ड्राई हो रहा है। हेंस द वर्क डन इज 0 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन गेटिंग ड्राइड इन द सन। क्वेश्चन जी था wind energy applies a force on the sailboat to push it in the forward direction, therefore there is a displacement in the boat in the direction of force and once work is done by the wind on the boat। ठीक है, यहाँ पर बोट भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर भी वर्क डन हुआ। तो आप इनको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें, आप समझ लें अच्छे से। ठीक है, मेनली है कि आप अंडरस्टैंडिंग करें, ठीक है, आप अपने क्लियर कर लें आप अपने माइंड में कि वर्क डन क्या होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है an object thrown at a certain angle to the ground move in a curve path and fall back to the ground। कर्व पाथ ऐसा होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, फिर से वो कहाँ आ रहा है, ग्राउंड पर आ रहा है। तो अगर हम वर्टिकल हाइट देखें जो h की वैल्यू है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड गया फिर वो डाउनवर्ड आया, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया, 0 हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो ये इनिशियल और फाइनल है, ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ये फाइनल इनिशियल से फाइनल गया, देन फाइनल से इनिशियल आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। सो आपने पता है फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल हाइट हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो क्या हो गया, 0 हो गया। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh
तो एम जी इंटू एच की वैल्यू आपने 0 रखनी है, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो नोट कर लें आप इसे। Work done by the force of gravity on an object depends only on vertical displacement. Vertical displacement is given by the difference in the initial and final position or height of the object. तो सबसे पहले आपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो कि डिफरेंस होता है फाइनल एंड इनिशियल हाइट का, और यहाँ पर जब हम डिफरेंस निकालेंगे फाइनल और इनिशियल हाइट का तो 0 आ जाएगा। सो वर्क डन इज given by expression W is equal to mg h, where h is the vertical displacement, its value is 0, so W is equal to 0 joule. Therefore the work done by gravity on the given object is 0 joule. Question third है, a battery lights a bulb, describe the energy change इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, बैटरी है वो क्या कर रही है, बल्ब को लाइट दे रही है। मीन्स बैटरी में किस टाइप की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। अब लाइट मिल रहा है, दैट मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो या लाइट एनर्जी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बस इतना ही है, बट आपको इसको डिस्क्राइब करना है। सो आप लिखेंगे व्हेन अ बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी देन द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी में हमेशा केमिकल एनर्जी होता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है, सो उसमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। और अगर आपको लाइट मिल रही है दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। ठीक है, सो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। When the bulb receive this electrical energy, then it convert into light and heat energy. और जैसे ही बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव करता है, घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तभी तो बल्ब ऑन होता है, और बल्ब क्या करता है, लाइट हो जाता है। ठीक है, लाइटन हो जाता है यानी कि वो जलने लगता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया लाइट एंड हीट एनर्जी में। Hence the transformation of energy in the given situation can be shown as, जब वो बैटरी थी देन केमिकल एनर्जी, बैटरी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल से वो लाइट एनर्जी से, लाइट से वो हीट एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। तो इस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन आपको शो करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, certain force acting on a 20 kg mass change its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. ठीक है, so work done is equal to हो जाएगा change in kinetic energy। तो kinetic energy आप निकाल लें सबसे पहले हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है। सो आंसर हो जाएगा आपका हाफ m u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सॉल्व करोगे इसको, हाफ m की वैल्यू है 20, u स्क्वायर है 25, v स्क्वायर हो जाएगा 4। 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएगा आपका। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे हाफ इंटू 20 इंटू 21। ठीक है, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा, और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 जूल वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ पर, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के लिए आप निकाल लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो v की जगह 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे 250 जूल आ जाएगा। और उसके बाद आप इनिशियल वेलोसिटी के लिए रखेंगे 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 जूल आएगा। अब फाइनल वर्क डन आपसे पूछा गया है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 250 माइनस 40 इज इक्वल टू 210 जूल। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, A mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. ठीक है, एक पॉइंट A पर है, मास है 10 kg का, पॉइंट B पर जाना है सेकेंड टेबल पर। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B इज हॉरिजेंटल। ठीक है, अब ये ऐसे ज्वाइंट है हॉरिजेंटली। व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर बताना है। तो क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है, आपको मास गिवन है ए मास ऑफ 10 kg। ठीक है, तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है देखेंगे यहाँ पर। वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द बॉडी। देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गिवन बाय W इज इक्वल टू mgh। और यहाँ पर हॉरिजेंटल, ठीक है,
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है, ये हॉरिजेंटली गिवन है, तो ये हो जाएगा 0। तो आपको वैल्यू निकालनी है W इज इक्वल टू mgh और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वर्क डन हो जाएगा 0, राइट। तो बस आपको इसमें सिंपल सा इतना ही करना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाई। ठीक है, कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो फ्रीली फॉल होता है तब ये डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, डज दिस वायलेट, ठीक है, क्या ये मतलब वायलेशन कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो आपने पता होगा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होता है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होती है या जैसे जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एवरीवेयर सेम होते हैं, मीन्स जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो एवरीवेयर सेम होता है। मीन्स अगर हम हाइट पर देखेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, तो दोनों का सम आप देखेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। और ग्राउंड पर देखेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। और यहाँ पर तो एवरी पॉइंट पर आप देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल आता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा है। तो आप आंसर लिखेंगे नो, द प्रोसेस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। This is because when the body falls from a height, then its potential energy changes into kinetic energy progressively. A decrease in the potential energy is equal to an increase in the kinetic energy of the body. जो डैम में पानी स्टोर होता है, ठीक है, तो डैम आपको पता है डैम क्यों बनाया जाता है, वाटर को स्टोर करने के लिए। तो डैम में जो वाटर है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, स्टैटिक एनर्जी होती है, बट उससे आप लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए जो डैम में वाटर होता है उसको फ्रीली ऊपर से नीचे गिराया जाता है ताकि उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाए। तो जब वाटर में काइनेटिक एनर्जी होता है तो उसको ऊंचाई से ही गिराया जाता है ताकि उसमें काइनेटिक एनर्जी आए और तभी लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो वही बोला गया यहाँ पर, अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ड्यूरिंग द प्रोसेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्व, देयरफॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, What are the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle? जब आप एक बाईसाइकिल को राइड कर रहे हैं तो किस टाइप के एनर्जी कन्वर्सेशन वहाँ पर या एनर्जी हो रहा है चेंजेज। तो आपने देखा जब आप इसको स्मूथली आप रन कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका मतलब तो मस्कुलर एनर्जी है। ठीक है, जब इसमें गति हुई, मूवमेंट हुआ, मोशन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो आप इसको देखेंगे, While riding a bicycle, the muscular energy of the rider get transformed into heat energy and kinetic energy of the bicycle. ठीक है, तो जो मस्कुलर एनर्जी होता है राइडर्स का वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाईसाइकिल में। हीट एनर्जी हीट द राइडर्स बॉडी। ठीक है, जो हीट एनर्जी होता है वो राइडर्स की बॉडी को हीट करता है। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड अ वेलोसिटी टू द बाईसाइकिल, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है बाईसाइकिल को वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। सो आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी सोन एज मस्कुलर एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। क्लियर हुआ? ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो टोटल एनर्जी कभी भी कंज्यूम नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू एनो अदर फॉर्म। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एनर्जी का, बट ये डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद all your might and fail to move it, where is the energy you spend going? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप किसी भी ह्यूज रॉक को, बड़े चट्टानों को अगर आप पुश करते हैं तो क्या यहाँ पर एनर्जी होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, when we push a huge rock there is no transfer of muscular energy to the stationary rock।
ठीक है, क्योंकि रॉक तो स्टेशनरी है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। व्हेन बी पुश अ ह्यूज रॉक देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मस्कुलर एनर्जी टू द स्टेशनरी रॉक, आल्सो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज मस्कुलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी व्हिच कॉज आवर बॉडी टू बिकम हॉट। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी से वर्क कराया, जो हमारी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी था उसको कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, बस कन्वर्जन हो गया है मस्कुलर टू हीट एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी दिस इन जूल। सो सबसे पहले आपको याद रखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने यूनिट दिया है आपको, 250 यूनिट दिया है, तो 250 यूनिट को इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको इसका आंसर जूल में मिल जाएगा। सो 250 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 25 6 150 और 25 3 75, 75 में आप 50 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, 1 डिजिट पर पॉइंट प्लेस कर देंगे, 10 पावर 6 900 इंटू 10 पावर 6, और जब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 पावर 8 जूल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए अच्छे से, तो यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपने, आंसर मिल जाएगा 9 इंटू 10 पावर 8 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, m की वैल्यू गिवन है 40 kg, इज राइज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि अगर हम h की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 5 मीटर गिवन है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। ठीक है, सो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका mgh। ठीक है, m की वैल्यू है 40, g की वैल्यू नहीं गिवन है, आप 10 ले लीजिए, और h की वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इनको तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 हो जाएगा अगर हम 10 लेते हैं तो। ठीक है, आइदर आप क्या ले सकते हैं 9.8 भी ले सकते हैं, तो 40 इंटू 9.8 इंटू 5 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो आपको आंसर हो जाएगा 4 इंटू 98 इंटू 5, और 5 4 जा 20 हो गया, तो 98 इंटू 20, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 98 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 1960 जूल हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, जब हम ग्रेविटी की वैल्यू ओरिजिनल वाली रखते हैं 9.8 तो। ठीक है, तो आंसर चेक कर लीजिए आप ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी 1960 जूल आ गया। बट आपसे पूछा गया है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। तो ये हाफ वे, जब ये फ्री फॉल हो रहा है तो आपने पता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होता जाता है, और जब ये एकदम ग्राउंड पर पहुंच जाता है तो फाइनली पोटेंशियल का टोटली कन्वर्जन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाफ वे का पूछ रहा है, तो हाफ से 1960 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड 0, 980 जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हाफ वे का। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, फिर ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपका और भी रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हैं तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने पता है, बार बार आपको यही चीज़ें याद रखनी है कि वर्क डन कब होगा, जब ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। फर्स्टली फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन इज 0। यदि फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो भी वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। सो व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज परपेंडिकुलर टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। हाउ, ये आप समझो, ये है रोटेशन इनका हाइपरबोलिक होता है, तो जो इनका डिस्प्लेसमेंट होता है एवरीवेयर
इस तरह होता है, तो ये 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट आता है इनका, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई होता है। सो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल आज हमने वर्क एंड एनर्जी के एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट किए हैं। रिमेनिंग आपके 21 क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, आप बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम करके आएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।